अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम आल्सो वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन मेयो हॉस्पिटल लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इन द इवनिंग आई एम प्रैक्टिसिंग इन चौकताई मेडिकल सेंटर DHA लाहौर। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो स्किन, हेयर, नेल स्पेशलिस्ट होता है और वो जितने भी डिजीज़ होते हैं स्किन के, बालों के, नाखूनों के, उनको डील करता है। इसके साथ साथ आई हैव आल्सो डिड सम सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन द लेज़र थेरेपीज एज वेल। तो आई हैव बीन गिविंग यू द सर्विसेज ऑफ ऑल द लेज़र्स, ऑल द एस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड ऑल द स्किन डिसीजेस। डर्मेटोलॉजी, देयर वाज अ टाइम कि जब डर्मेटोलॉजी सिर्फ कन्वेंशनल डर्मेटोलॉजी तक महदूद थी और डिजीज़ तक महदूद थी, लेकिन इतना टाइम चेंज हो चुका है कि अब एस्थेटिक्स टोटली मर्ज हो चुकी है डर्मेटोलॉजी में। यानी कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अगर आप अच्छे एस्थेटिशियन नहीं हो तो लोग आपको अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मानते। सो नाउअडेज एस्थेटिक्स हैज़ मर्ज्ड कम्प्लीटली इनटू डर्मेटोलॉजी। एस्थेटिक्स में सारे लेज़र थेरेपीज़ आ जाती हैं, लेज़र प्रोसीजर्स आ जाते हैं और PRP थेरेपीज़ आ जाती हैं, एक्ने स्कार्स, जितने भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स हैं, वैस्कुलर मार्क्स के ट्रीटमेंट्स हैं, एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट्स हैं और वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं। मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट उसमें एस्थेटिक्स। तो मैं अब FCPS जब मैंने डर्मेटोलॉजी किया था तो उसमें तो स्किन का ही ज़्यादा पैथोलॉजीज़ थी, लेकिन उसके बाद मैंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से सर्टिफिकेशन ली लेज़र्स में और सारे इस तरह के एस्थेटिक प्रोसीजर्स में। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग all these wide range of aesthetic procedures in my setup in Choktai Medical Center. एक्नी वल्गैरिस, नॉर्मली जिसको हम एक्नी कहते हैं, बहुत कॉमन पैथोलॉजी है। 75 to 80% ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इससे यूजुअली अपनी टीन एज में अफेक्ट होती है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। हार्मोनल कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो एक्ने फॉर्म इरप्शन कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉजेज़ है। तो और इसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं। लाइक कुछ ऐसे एक्ने, कुछ लोगों को ऐसी एक्ने होती है जो बहुत माइल्ड होती है और वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में एक्ने चली जाते हैं जिसमें बड़े बड़े सिस्ट्स बनते हैं और फाइनली वो स्कारिंग तक प्रोग्रेस कर जाती है। और जब स्कारिंग तक एक्ने प्रोग्रेस कर जाती है तो इसका मतलब है कि बड़ा जो है उसको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो यूजुअली फेस डिसफिगरमेंट का बायस बन जाती है। तो जब भी मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी की एक्ने हो तो उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। उसकी अलामात ये होती हैं कि बड़े बड़े दाने मुंह पे बनना शुरू हो जाते हैं, सिस्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं और अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आपको इस तरह के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, आप फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट की अटेंशन सीख करें और आप कंसल्टेशन लें ताकि वो स्कारिंग तक प्रोग्रेस ना हो। बेसिकली आपने स्कारिंग से बचाना है। एक्ने की कॉजेज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो इनकाउंटर होती है, यूजुअली फ़ीमेल्स में बहुत कॉमन है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जिसको PCOS भी बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमनली इनकाउंटर की जा रही हैं। गायनोकोलॉजिस्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों इस डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, क्योंकि फ़ीमेल्स में, टीनेजर फीमेल्स जो होती हैं उनमें कॉमनली प्रेजेंट कर रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की अलामात क्या होती हैं कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ हेयर फॉल सर से स्टार्ट हो जाता है और फेस पे बहुत ज़्यादा मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ सीवियर एक्नी। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी आना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड्स का कम ज़्यादा हो जाना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी अलामात हैं। और इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें एक्नी, हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ ऑन द फेस आनी शुरू हो जाती हैं तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को आपको एक पॉइंट कर रहा है कि यू शुड सीक द प्रॉपर अटेंशन और आपने प्रॉपर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करानी है, आपने प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपने दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियस लेके चलना है। आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कराना है और साथ साथ एक्नी और हिर्सुटिज्म, बालों का और इन सब का ट्रीटमेंट भी कराना है। जब आप साइमल्टेनियस दोनों का ट्रीटमेंट कराएंगे तब जाके ये कंडीशन ठीक होने की तरफ जाती है। तो हार्मोनल कॉज ऑफ एक्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज एनकाउंटर्ड इन यंग लेडीज़ दीज डेज। अब अदर कॉजेज़ की अगर मैं बात करूं एक्नी में, तो उसमें
फिजियोलॉजिकल का मतलब है देयर इज़ नो कॉज। लाइक कुछ लोगों की स्किन इतनी ऑयली होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि फेस के अंदर या अपर बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा डेंसली वो सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि बहुत ऑयलीनेस की तरफ आपकी स्किन चली जाती है। जब ऑयलीनेस की तरफ जाती है तो वो एक्नी प्रोन स्किन हो जाती है, उसमें आपके पोर्स ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, आपके कॉमीडोन्स जो एक्नी का हॉल मार्क एक लीजन होता है कॉमीडोन, उर्दू में उर्फ आम में हम उसको दाने बोल देते हैं, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कह देते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बहुत कॉमनली फिजियोलॉजिकली भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी शुरू हो जाती है, और कुछ और भी दवाइयाँ जिसकी वजह से एक्नी बननी शुरू हो जाती है। तो कॉजेज़ की लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन कॉमनली जो एनकाउंटर की जाती हैं कॉजेज़ हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो यही वाली हैं। नाउ रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्नी, अब इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज कि एक्नी माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, कौन सी टाइप की एक्नी है, या सिर्फ एक्नी ट्रीट करनी है या पोस्ट एक्नी स्कारिंग जो बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं उनको ट्रीट करना है। दोनों मोडालिटीज़ का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। अब जो FDA गाइडलाइंस एक्नी की ट्रीटमेंट की हैं वो 6 मंथ्स ऑरल ट्रीटमेंट है और 1 ईयर टॉपिकल ट्रीटमेंट है। अगर आपने रिकरेंस का मतलब है कि बार बार ना हो। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब एक दफ़ा एक्नी ट्रीट करा लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बस अब तो एक्नी ठीक हो गई है और दोबारा कभी नहीं होगी। इस तरह नहीं सोचना चाहिए। आपने एक दफ़ा प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एक्नी का लेना है ताकि रिकरेंस का चांस कम से कम हो। हमारा मेन एम एक्नी के ट्रीटमेंट में यही होता है कि रिकरेंस ना हो। अगर रिकरेंस होगी तो डेफिनेटली बार बार अटैक्स एक्नी के होंगे और उतना ही चांस स्कारिंग का ज़्यादा होगा। तो हमने प्रॉपर FDA अप्रूव्ड गाइडलाइंस के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करना है। और फिर अगर इन केस कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी एक्नी तो ठीक हो गई होती है लेकिन स्कारिंग बहुत ज़्यादा उनके फेस पे होती है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं क्योंकि स्कारिंग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट करती है फेस पे और लो सेल्फ एस्टीम का बायस बनती है। तो स्कारिंग के लिए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपीज, माइक्रोनीडलिंग, वी हैव डिफरेंट फेशियल्स फॉर दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम 80 to 90% तक स्कारिंग को बेहतर कर देते हैं विद इन 4 to 6 मंथ्स। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं जिससे आगाह करना चाहता हूँ आप सबको वो ये है कि फॉर गॉड सेक एक तो आप होम रेमेडीज़ को अवॉइड किया करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन को अवॉइड किया करें। फर्स्ट ऑफ लेट्स सपोज कि आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, ओवर द काउंटर यू आस्क द पर्सन कि भाई मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे इसकी दवाई दे दो। डज ही नो कि आपका इशू क्या है? उसको कोई पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिज़ीज़ की सेंस होगी जो वो आपको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट देगा। इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है कि आप एक छोटा सा विजिट बचाने के लिए टोटल डैमेज अपनी स्किन को कॉज कर लेते हैं। आप ऐसी दवाइयाँ ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि ऐसी दवाइयाँ फेस पे लगाई होती हैं जो एक्ने को इतना वर्स कर देती हैं कि वो इस स्टेज तक चली जाती है कि उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि ओवर द काउंटर मेडिसिन से प्लीज़ अवॉइड करें और सेल्फ रेमेडीज़, घरेलू टोटके जो खुदारा ये डिफरेंट चीज़ें बना के फेस इज़ वेरी वाइटल फॉर यू, फॉर एवरीवन। फेस इट्स द फर्स्ट थिंग जो कोई भी देखता है। तो फेस के साथ किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हरगिज़ ना करें और डर्माटोलॉजिस्ट की अटेंशन ज़रूर सीख करें। वो एक आध विज़िट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकता है। मेरी सजेशन एट द एंड ऑफ दिस होल डिस्कशन आप लोगों के लिए ये है कि लव योर स्किन, यू वेयर योर स्किन एवरी डे, यू शुड लव योर स्किन टू द पीक। और इसके साथ किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अपनी स्किन का ख्याल रखें। अपनी स्किन में हर इंसान अपनी स्किन में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। किसी किस्म के अनजुडिशियस प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, ओवर द काउंटर चीज़ें लेके ना लगाएं। जब भी स्किन का कोई मसला हो तो प्रॉपर कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं। इधर उधर के एक्सपेरिमेंट से प्लीज़ गुरेज करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरी दुआएं आपके साथ।